Hello students, welcome to CR International School online study classes. I hope all of you will be fine at home. Please stay home, stay safe. Remember, we are doing the business studies. लेसन नंबर 7 द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस बेटे, ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वो हम पढ़ रहे थे बेटे। लॉन्ग टर्म हमने क्लियर कर दिए थे। अब देखिए आपके पास आ रहा है कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक या SBI, PNB, ये सारे बैंक। तो कमर्शियल बैंक भी आपको बेटे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करा कर देते हैं। शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपनी लॉन्ग टर्म और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा सोर्स होता है भाई कंपनियों को अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने का, ठीक है। द कमर्शियल बैंक आर द प्रोवाइडिंग लोन्स टू द बिजनेस फॉर कमेंसिंग देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। तो बेटे कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा कर सके। देखिए अब काइंड ऑफ फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहला ओवरड्राफ्ट बेटे। ओवरड्राफ्ट में कई बार आपको बता चुका हूं, जो बिजनेस कस्टमर्स होते हैं जिनका करंट अकाउंट होता है बेटे कमर्शियल बैंकों के पास, ठीक है। सबसे पहले देखिए ओवरड्राफ्ट किसी सिंपल पर्सन को तो मिलेगा नहीं, इट प्रोवाइड्स ओनली टू अ बिजनेसमैन, ठीक है बेटे। और बिजनेसमैन भी वो जिसका करंट अकाउंट इनके पास है। तो बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेटे, जितने भी रुपए आपके बैंक अकाउंट में है, मान लीजिए 15,000 है, यू कैन विड्रॉ मोर देन 15,000 लाइक 25,000। तो 25,000 आपके बैंक में है, लेकिन आप 15,000 आपके बैंक में, लेकिन आप 25,000 विड्रॉन कर सकते हो। ये बैंक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जो एक्स्ट्रा 10,000 विड्रॉन किए हैं आपने बेटे, इट विल बी कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ये क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट कहलाएगा बेटे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपका ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। ये आपको बैंक को वापस पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो मनी विड्रॉन इन एक्सेस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो जो भी आपने ज्यादा रुपए विड्रॉन किए हैं, जितना भी अमाउंट आपने एक्स्ट्रा विड्रॉन किया है, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। सेकंड देखिए कैश क्रेडिट। बैंक आपको बेटे कैश क्रेडिट यानी कि बोरो करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराकर देता है बेटे, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी बेटे। कोई ना कोई चीज आपको मॉर्गेज के रूप में, गिरवी के रूप में, प्लेज के रूप में बैंकों को रखनी पड़ेगी, ठीक है। कैश क्रेडिट तो आपसे बेसिकली आपको उधार चाहिए बैंक से, आपको बोरो मनी करनी है बेटे अपनी डे टू डे एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं मनी को बेटे, लेकिन आपको एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी बैंक के पास, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उसके बाद बैंक आपको बेटे जो भी लिमिट डिफाइन की गई है ना आपने, जो भी मतलब जितना भी कैश आपको चाहिए उस लिमिट का कैश आप विड्रॉन कर सकते हो बेटे, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट ही पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन बाय हिम। तो जितना भी आपने अमाउंट विड्रॉन किया है कैश क्रेडिट के रूप में बेटे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पे करना पड़ेगा बैंकों को, ठीक है, ठीक है बेटे। तो ये था आपका कैश क्रेडिट, यानी आप बैंक से उधार ले सकते हो किसी सिक्योरिटी को गिरवी रख के, जितना भी लिमिट वो बैंक आपको बताते हैं उतना आप विड्रॉन कर सकते हो बेटे, और फिर आपको उसके बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंकों को, ठीक है बेटे। ये था कैश क्रेडिट। आगे शॉर्ट टर्म लोन बेटे, तो बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन यानी एक साल के लिए लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए 50,000 का लोन आपने ले लिया फॉर 1 ईयर के लिए, 40,000 का आपने ले लिया, 80,000 का ले लिया। तो शॉर्ट टर्म लोन आपको पता ही है, एक साल से कम वाले लोन ये आपको प्रोवाइड कराकर देते हैं। फोर्थ है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बेटे। कई बार बैंकों के पास BR आ जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल आ जाते हैं बेटे। बिल्स रिसीवेबल एक रिटर्न कंसेंट होती है, रिटर्न कंसेंट होती है परचेजर के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए एक सेलर था, एक परचेजर था बेटे। सेलर ने माल बेचा परचेजर को, परचेजर ने बेटे एक बिल लिख कर दे दिया किसको? सेलर को, और इस पर अपने साइन कर दिए बेटे, ठीक है। ये साइन कर दिए, प्रॉमिस करता है बिल के जरिए कि मैं आपका अमाउंट इतने पीरियड के अंदर पे कर दूंगा बेटे। तो बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली ये जो बिल सेलर को मिला है, तो ये बिल को सेलर अपने बैंक से क्या कर सकता है? डिस्काउंट करा सकता है, ठीक है। बैंक से पहले रुपए ले सकता है। 3 महीने बाद जो परचेजर वो पेमेंट कर देगा, वो बैंक के पास चली जाएगी। तो बैंक बेटे आपके बिल्स को डिस्काउंट करता है, लेकिन डिस्काउंट के ऊपर वो अपना थोड़ा बहुत चार्ज लगाता है, 5% या 10%। जैसे फॉर एग्जांपल 5,000 का बिल है बेटे, तो वो आपको उसके बदले 48 रुपए देगा, बाकी 200 रुपए वो अपने इनकम के रूप में आपसे चार्ज कर लेगा बिल्स को डिस्काउंट कराने पर।
तो कमर्शियल बैंक आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपने बिल्स को बेटे कमर्शियल बैंकों से डिस्काउंट करा सकते हैं। आगे देखिए ट्रेड क्रेडिट बेटे, ट्रेड क्रेडिट बिजनेस में बेटे उधारी तो चलती रहती है, ठीक है। देखिए बिजनेस में होता क्या है, आज आपने गुड्स परचेस कर लिया ना ट्रेड बेसिस हो ना क्रेडिट बेसिस बेटे, ठीक है। क्रेडिट बेस पे हमने परचेस कर लिए, वी कैन यूज दोज गुड्स राइट नाउ, ठीक है, लेकिन इसकी पेमेंट हमें आफ्टर सम टाइम यानी मान लीजिए 3 मंथ्स के पीरियड के बाद आपको करनी पड़ेगी। तो इसे क्या कहते हैं हम, ट्रेड क्रेडिट। एक तरह से बेटे आपने सामने वाले से उधार माल खरीदा है, इसका मतलब आपने उससे उधार रुपए ही लिए हैं, ट्रेड क्रेडिट ही है। आपने उधार माल खरीद लिया बेटे, आपको रुपए देने पड़ते लेकिन आपने रुपए दिए नहीं, तो एक तरह से आपने बेटे उधार रुपए ही लिए सामने वाले से। तो बिजनेस के अंदर बेटे जो बिजनेस फर्में होती है आपस में उनके बीच ट्रांजैक्शन होते रहते हैं सेल्स एंड परचेज के, तो डेफिनेटली वो अपने बीच क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करते रहते हैं बेटे, ठीक है। उधार माल खरीदते हैं बेचते रहते हैं, इससे बेटे उनके दोनों काम हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें माल भी मिल जाता है और कैश भी उनका बच जाता है। माल बेचने के बाद जो कैश आता है उससे वो आप पेमेंट कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद। ये डिपेंड करता है बेटे सेलर की डिस्क्रिएशन पर। डिस्क्रिएशन का मतलब होता है उसकी इच्छा पर या उसकी सूझबूझ पर, ठीक है, कि वो कितनी इच्छा से कितने महीने के लिए वो बेटे आपको उधार माल प्रोवाइड करा के दे रहा है, ठीक है। पीरियड्स उसके अनुसार होगा, वो 2 महीने दे सकता है आपको टाइम पीरियड, 1 महीना दे सकता है, 3 महीने दे सकता है कि भाई आप मेरी पेमेंट 3 महीने बाद कर देना। कोई स्पेशल कस्टमर है तो 6-6 महीने की भी बेटे पीरियड दे दिया जाता है। तो ये था ट्रेड क्रेडिट। नेक्स्ट बेटे इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट्स, ठीक है, 9th पॉइंट, इसे आप कट कर लीजिएगा बिकॉज इट इज आउट ऑफ सिलेबस नाउ, ये आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, 30% सिलेबस रिड्यूस किया। तो इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट बेटे हम नहीं पढ़ेंगे, इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, ओके। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी, अमेरिकन डिपॉजिटरी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होती है, ठीक है। इससे पहले देखिए इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेटे 1991, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे इंडिया के, यानी कि जो आर्थिक सुधार भारत ने अपनाए थे वो 1991 से 1992 के दौरान अपनाए गए थे, ठीक है। इसमें बेटे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते क्या हैं बेटे, प्रोग्राम, पॉलिसीज, आइडियाज, ठीक है, ये सारे इंडियंस ने अपनाए थे ताकि हम अपने देश को एक शिफ्ट प्रदान करा सके, एक मोमेंटम दे सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ। हमारा जो भारत देश था बेटे वो एक जकड़न महसूस कर रहा था, ठीक है, इंडस्ट्रीज का विस्तार हो नहीं पा रहा था बेटे, ठीक है, और इकोनॉमी लगातार डाउन होती जा रही थी। तो मनमोहन सिंह बेटे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, और नरसिम्हा राव उस टाइम आपके बेसिकली प्रधान मिनिस्टर थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो बेटे उस समय पे पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया, ठीक है बेटे, ठीक है। तो इन तीनों स्ट्रेटजी के तहत भारत को बेटे डेवलप करने के लिए, उनकी गति तेज करने के लिए कुछ नए सुधार अपनाए गए। इसमें एक टर्म थी लिबरलाइजेशन बेटे, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में उदारीकरण, यानी कि जो इंडस्ट्रीज पर अननेसेसरी या अननेसेसरी कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई हुई है, बेवजह की जो नियंत्रण या रोक लगाई हुई है बेटे, उनसे इंडस्ट्रीज को फ्री करना ताकि वो ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर सके और बाकी कंपनियों को, बाकी फॉरेन कंट्रीज की कंपनियों को टक्कर दे सके। तो लिबरलाइजेशन बेटे, तो इस लिबरलाइजेशन के अंदर क्या किया गया बेटे, लिबरलाइजेशन के अंदर एक छूट दी गई कि भाई इंडियन कंपनीज नाउ कैन इशू देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन फॉरेन कंट्रीज। तो बेटे ये छूट दी गई लिबरलाइजेशन के तहत कि अब भारतीय कंपनियां शेयर्स और डिबेंचर्स को बेटे फॉरेन कंट्री में इशू कर सकती है, यानी कि अब भारत की कंपनियां बेटे फॉरेन फाइनेंस, ठीक है, विदेशों से फाइनेंस अरेंज कर सकती है। हम फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं बेटे विदेशी कंट्रीज से, वहां पर शेयर इशू करके बेटे, ठीक है। जो शेयर हम फॉरेन कंट्रीज में इशू करते हैं बेटे, फॉरेन कंट्रीज में जैसे हम इशू करते हैं जिन शेयर को, वो यूरो इशू कहलाता है। क्या कहलाता है? यूरो इश्यूज बेटे, ध्यान दीजिए, ठीक है। हम इंडिया में तो शेयर इशू कर ही सकते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज में भी बेटे शेयर इशू करके रुपया अरेंज कर सकते हैं, और जो फॉरेन कंट्रीज में हम शेयर इशू करेंगे वो क्या कहलाएगा? यूरो इशू। यानी यूरो इशू एक ऐसा माध्यम है बेटे जिससे आप फॉरेन कैपिटल अरेंज कर सकते हो, फॉरेन करेंसी के कैपिटल को अरेंज कर सकते हो बेटे, ठीक है। अब यूरो इशू की भाषा में, इनकी लैंग्वेज में बेटे फॉरेन में शेयर इशू करने को हम क्या कहते हैं? GDR कहते हैं, द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी यूरो लैंग्वेज में अगर हम फॉरेन कंट्रीज में शेयर या डिबेंचर इशू करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका GDR, द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और अगर आप अमेरिका में बेटे शेयर इशू करना चाहते हो तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी तरह अगर फॉरेन कंट्री बेटे इंडिया में शेयर इशू करना चाहते हैं तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहलाएगा, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी बेटे GDR, ADR या IDR एक ऐसे माध्यम, एक ऐसे मीडियम बन गए जिसके थ्रू आप फॉरेन कंट्रीज में शेयर एंड डिबेंचर इशू करके फॉरेन
फॉरेन कैपिटल को अरेंज कर सकते हो जो हमेशा यूएस डॉलर में होते हैं। रिमेंबर बेटे ये जो जीडीआर होते हैं, एडीआर होते हैं, ये हमेशा यूएस डॉलर में कन्वर्ट होकर इशू किए जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका यूएस डॉलर है, कोई और करेंसी नहीं है, इसलिए हमेशा यूएस डॉलर में इशू किए जाते हैं। तो ये है बेटे ग्लोबल डिपॉजिट, अमेरिकन डिपॉजिट, इंडियन डिपॉजिट, यानी इनके थ्रू आप फॉरेन कैपिटल को इजीली अरेंज कर सकते हो बाय इशूइंग शेयर एंड डिवेंचर इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है बेटे, ओके। आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटे द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर। जीडीआर क्या होते हैं जरा देखिएगा बेटे। ठीक है, मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी बेटे फॉरेन कैपिटल अरेंज करना चाहती है, भाई फॉरेन कंट्री में शेयर्स और डिवेंचर बेटे इशू करना चाहती है बेटे, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, पहले जीडीआर को इशू करना पड़ेगा बेटे फॉरेन कंट्री के अंदर, तब जाके वो फॉरेन कंपनियों से, फॉरेन पीपल से, ठीक है, कैपिटल रेज कर सकती है, शेयर और डिवेंचर फॉरेन कंट्री में इशू कर सकती है। सो व्हाट इज जीडीआर? जीडीआर आर द इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ कंपनी कैन अरेंज द फॉरेन कैपिटल। द कंपनी कैन अरेंज द फॉरेन कैपिटल बाय इशूइंग द शेयर एंड डिवेंचर इन फॉरेन कंट्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। सबसे पहले बेटे आपको ध्यान रखना है जो जीडीआर इशू होते हैं वो क्या होते हैं, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स में होते हैं। ठीक है, यूएस डॉलर में ये बेटे इशू होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन है, यूएस डॉलर। अगर आपको कोई इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पेमेंट करनी है तो आपको किसके थ्रू करनी पड़ेगी बेटे, डॉलर के थ्रू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो डॉलर होता है वो इंटरनेशनल पेमेंट का मीडियम माना जाता है बेटे। ठीक है, अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट करनी है तो फिर आपको यूएस डॉलर में करनी होती है। तो जीडीआर क्या बन गए बेटे, दे आर द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ कंपनी, अ कंट्री कैन इशू इट्स डिवेंचर एंड शेयर इन द फॉरेन कंट्री इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर बेटे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीडीआर कहते हैं। दे आर ट्रेडेड इन ऑल फॉरेन शेयर कैपिटल मार्केट। ठीक है बेटे, ये जीडीआर जो होंगे वो सारी की सारी फॉरेन शेयर कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाएंगे वेयर दे हैव बीन इशूड। ठीक है, तो जिस मार्केट में बेटे ये इशूड होंगे या लिस्टेड होंगे वहीं पर ही ये क्या किए जाएंगे, एक्सचेंज किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेटे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत की एक रिलायंस इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी की, उन्होंने अपने रिलायंस इंडस्ट्री के जीडीआर को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इशू किए हुए हैं। किस पर किए हुए हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इशू किए हुए हैं। तो बेटे दे कैन बी ट्रेडेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओनली। ठीक है, सो देयरफॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ दीज जीडीआर कैन बी मेड ओनली ऑन दिस स्टॉक एक्सचेंज। तो कहने का मतलब बेटे जिस स्टॉक एक्सचेंज पर ये जीडीआर लिस्टेड होंगे केवल उसी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप इनकी पेमेंट, सेल या परचेज कर सकते हो, बाकी किसी और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं कर सकते आप। आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है बेटे, अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये होते बेटे जीडीआर। ठीक है, जीडीआर आर द ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच अ कंट्री कैन अरेंज द फॉरेन कैपिटल बाय इशूइंग द शेयर एंड डिबेंचर इन फॉरेन कंट्री इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ठीक है बेटे, जहां पर ये इशू होंगे, जिस जगह ये लिस्टेड होंगे बेटे वहीं पर ही इनके ट्रांजैक्शन सेल या परचेज हम किए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, रिलायंस ने अपने मान लीजिए शेयर्स को जीडीआर के रूप में कन्वर्ट कराकर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराए हुए बेटे, तो उसकी आपकी जो सेल एंड परचेज है वो केवल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो सकती है, बाकी जगह नहीं हो सकती। आगे देखिए द फीचर ऑफ जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फीचर क्या क्या है। सबसे पहले बेटे जीडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। तो जीडीआर को आप बेटे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर या फिर कोई यूरोप देश है ना, यूरोप जो आपका महाद्वीप है जिसमें कितने सारे देश है बेटे, यूके हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ये सारे यूरोपियन कंट्री बेटे। तो आप अपने जीडीआर को, अपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को अमेरिकन या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड करा सकते हो, जहां से आपकी जो शेयर एंड डिबेंचर वो सोल्ड आउट होंगे। देखिए वन जीडीआर कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर देन वन शेयर। तो आपके ऊपर है बेटे, आप अपने एक जीडीआर को इक्वल टू 5 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, 10 शेयर भी रख सकते हो। तो कहने का मतलब है वन जीडीआर कैन बी, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड मोर देन वन शेयर, यानी कि वन जीडीआर एक से ज्यादा शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द होल्डर ऑफ जीडीआर कैन कन्वर्टेड देम इनटू शेयर। बेटे जिन लोगों के पास जीडीआर होते हैं वो उस जीडीआर के थ्रू बेटे
शेयर खरीद सकते हैं, उसे शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक GDR है और 1 GDR इक्वल टू 3 शेयर है बेटे, तो मैं उस एक GDR से 3 शेयर खरीद सकता हूँ उस पर्टिकुलर कंपनी के बेटे। सो द होल्डर ऑफ GDR कैन कन्वर्टेड इनटू शेयर, तो जो होल्डर होते हैं GDR के वो उसे शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। आगे देखिए, द होल्डर ऑफ GDR डू नॉट हैव राइट टू वोट इनटू द कंपनीज मैटर। बेटे आपके पास केवल शेयर है उस कंपनी के, लेकिन आपके पास वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी का, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं होता भाई, वोट डालने का कोई अधिकार आपके पास नहीं माना जाएगा वहां पर। आगे द डिविडेंड ऑन GDR इज लाइक डिविडेंड ऑन शेयर, जिस तरह शेयर्स पर डिविडेंड पे होता है, लाभांश पेड होता है, उसी तरह बेटे GDR पर भी लाभांश पे होता है। GDR शेयर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बस जब फॉरेन कैपिटल आपको अरेंज करनी है, फॉरेन्स में आपको शेयर इशू करनी है, तो आपको एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करनी है। अमेरिका से आपको बेटे शेयर इशू करने अमेरिका के अंदर, तो आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट करने होंगे। इसी तरह फॉरेन कंट्रीज को अगर इंडिया में शेयर इशू करने हैं, तो इसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड करने पड़ेंगे। लास्ट है GDR कैन बी इशू इन US डॉलर। यस, GDR जो होता है बेटे वो US डॉलर के अंदर ही, ठीक है, इशूड होता है, ठीक है। आगे देखिए द इशू प्रोसेस ऑफ GDR। आप मान लीजिए कि इंडियन कंपनी हो, आपको GDR इशू करनी है, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले द कंपनी इशूइंग GDR हैंड ओवर इट्स शेयर्स टू सम डोमेस्टिक बैंक बेटे, ठीक है, सम डोमेस्टिक बैंक, ठीक है, एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक होते हैं बेटे, जिनके पास कस्टडी होती है, ठीक है, कस्टडी होती है उन शेयर्स की, निगरानी रखता है बेटे वो बैंक। आपको अगर अपने GDR इशू करने हैं फॉरेन कंट्री में, तो सबसे पहले एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को अपने शेयर हैंड ओवर कर देने बेटे। मान लीजिए मैं बेटे, ठीक है, रशिया में शेयर इशू करना चाहता हूं बेटे, रशिया में शेयर इशू करना चाहता हूं, तो मुझे पहले अपने एक डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, जैसे मान लीजिए SBI है डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक बेटे, वो डील करता है फॉरेन करेंसीज में, फॉरेन सिक्योरिटीज में, तो उसे हैंड ओवर करने पड़ेंगे अपने शेयर। अब वो जो डोमेस्टिक बैंक होगा बेटे, द DCB जो होगा डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, ही रिक्वेस्ट सम ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ओवरसीज यानी जो फॉरेन बैंक है बेटे, रशिया का फॉरेन बैंक, चाइना का फॉरेन बैंक बेटे, UK का फॉरेन बैंक, उनसे रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, ही रिक्वेस्ट इन सम फॉरेन कंट्री फॉर इशूइंग द शेयर्स एज GDR। वो बेटे किसी दूसरी कंट्री के बैंक से, जिसे हम कहेंगे ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक, ODB जिसे हम कहेंगे, वो उससे कहेगा बेटे, ठीक है, कि भाई आप हमारे शेयर्स को GDR में इशू कर दें। द ODB कन्वर्ट द शेयर इनटू द रुपीज इनटू GDR इन US डॉलर। सबसे पहले जो ओवरसीज बैंक है बेटे, वो उन रुपीज को GDR में कन्वर्ट करेगा और फिर उन GDR को US डॉलर में कन्वर्ट करेगा। देखिए लिख रखा है द ODB ओवरसीज, ठीक है, जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगा बेटे, ही कन्वर्ट द शेयर इन रुपीज इनटू GDR, यानी पहले तो GDR की रुपीज में वैल्यू बता देगा कितनी है, और फिर उन रुपीज की वैल्यू को US डॉलर में कन्वर्ट कर देगा कि भाई इतने का आपका एक GDR बैठ रहा है। इन द एंड द ODB इश्यूज देम टू द इन्वेस्टर। ODB यानी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बेटे, इन्वेस्टर्स को वो बेच देंगे, GDR को बेच देंगे। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका द एडवांटेज ऑफ GDR, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया GDR क्या है बेटे, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप फॉरेन कैपिटल अरेंज कर सकते हो, फॉरेन मार्केट में अपने शेयर और डिवेंचर इशू कर सकते हो, फॉरेन मार्केट की एक्सेस तक पहुंच सकते हो आप, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ GDR, भाई GDR के क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला गेटिंग फॉरेन कैपिटल। तो भाई GDR के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ GDR जो इंडियन कंपनीज है बेटे, हमारी भारतीय कंपनीज जो है बेटे, वो फॉरेन कैपिटल को इजीली अरेंज कर सकते हैं बेटे। फॉरेन कंट्री में आपको GDR इशू करने पड़ेंगे, GDR बेटे US डॉलर के अंदर कन्वर्ट होंगे, उसके थ्रू जो फॉरेन कंट्रीज है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो आपके इंडियन कंपनीज के शेयर्स और डिवेंचर को परचेस करेंगे, जिसके थ्रू बेटे आपको फॉरेन कैपिटल मिलनी शुरू हो जाएगी। तो पहला एडवांटेज ये है कि GDR के थ्रू आपको फॉरेन कैपिटल अपनी मिलनी शुरू हो जाते बेटे। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द कंट्री बेटे, इसके अंदर देश के अंदर फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो होता है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। बोथ दिस फैक्टर हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बेटे। तो सिंपल सी बात है, GDR के थ्रू हम फॉरेन कैपिटल को इजीली अरेंज कर सकते हैं बेटे, फॉरेन कैपिटल नमराइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ेगा और हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाएगी। सेकंड देखिए मोर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी कि कैश में कन्वर्ट करने की क्षमता,
द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश, ठीक है, पेमेंट करने की क्षमता बेटे। तो जो कंपनियां बेटे जीडीआर इशू करती है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जबरदस्त होती है उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बेटे। और जिन कंपनियों की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी जीडीआर को या उनके शेयर्स को खरीदने के लिए हर कोई रेडी रहता है बेटे। हर कोई ये अपॉर्चुनिटी देखता है कि हमें इस कंपनी के शेयर मिल जाए, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के। तो बेटे लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, उनके जीडीआर या उनके शेयर को हर कोई एवरी टाइम रेडी रहता है खरीदने के लिए। आगे देखिए इंक्रीज इन गुडविल बेटे, आप फॉरेन कंट्री में जाके अपने शेयर इश्यू कर रहे हो, आपकी जो कंपनी है बेटे वो फॉरेन कंट्री तक उसकी पहुंच हो चुकी है, तो डेफिनेटली रेपुटेशन या गुडविल तो बढ़ेगी बढ़ेगी बेटे। जो कंपनियां इंटरनेशनल स्तर की होती है बेटे, इंटरनेशनल लेवल की होती है, उनकी रेपुटेशन, उनकी गुडविल तो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं बेटे, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी सेल्स पर भी पड़ता है बेटे। अगर आपकी रेपुटेशन हाई है तो आपकी सेल भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आपको एडवांटेज ही एडवांटेज, फायदा ही फायदा होगा। आगे देखिए लोअर फ्लोटेशन कॉस्ट बेटे, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है द कॉस्ट विच इज इंकर्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, कॉस्ट विच इज इंकर्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट बेटे ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट हमें शेयर के इशू के समय इंकर्ड करनी होती है दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। द कॉस्ट विच इज इंकर्ड, देखिए at the time of issue of share, at the time of issue of share is called flotation cost। तो बेटे शेयर इशू करते समय तो बहुत हाई फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, लेकिन जीडीआर इशू करते समय कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती। आपको अपने बैंक को बेटे शेयर सौंपने हैं, आपका बैंक एक ओवरसीज बैंक से कॉन्टैक्ट करेगा बेटे, आपके शेयर को जीडीआर में कन्वर्ट करा देगा, और जो ओवरसीज बैंक है वो वहाँ इन्वेस्टर्स को बेच देगा। यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट तो आपकी लगी नहीं बेटे, नील, बहुत कम फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी लगी है, तो ये भी एडवांटेज है जीडीआर का। आगे है बेटर शेयर प्राइस बेटे, इंटरनेशनल मार्केट में जब आप दूसरों में विदेशों में जाके अपने शेयर बेचोगे तो आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे बेटे, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं पहुंच पाती विदेशों तक बेटे, अच्छी रेपुटेड कंपनियां ही विदेशों तक पहुंच पाती है। सो ए कंपनी अर्न्स मोर प्राइस बाय इशूइंग जीडीआर इंस्टेड ऑफ इशूइंग द शेयर इन डोमेस्टिक मार्केट। तो डोमेस्टिक मार्केट में शेयर इशू करने की बजाय अगर आप जीडीआर इशू करते हो फॉरेन मार्केट में तो आप अच्छा रुपया इकट्ठा कर सकते हो, आपको अच्छे शेयर के प्राइस मिल सकते हैं बेटे, ठीक है, बिकॉज द गुड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी की बेटे फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, विदेशों में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, जिससे आपके शेयर खरीदने के लिए हाई कोई रेडी हो जाएगा। आगे देखिए स्कैटर्ड शेयर होल्डर, स्कैटर का मतलब होता है बिखरे हुए बेटे, कोई इधर कोई उधर। तो इंटरनेशनल मार्केट से आपके बेटे शेयर को अलग अलग विभिन्न तरह के इन्वेस्टर्स आपके शेयर को परचेस करेंगे। जो आपके इन्वेस्टर्स है बेटे वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, बिखरे हो जाएंगे, कोई बेटे रशिया का है, कोई जापान का है, कोई यूएस का है, कोई यूके का है, इस तरह से बेटे, ठीक है। तो स्कैटर शेयर होल्डर यहाँ पर हो जाते हैं। सो द इशू ऑफ जीडीआर मेक्स इट पॉसिबल फॉर द शेयर होल्डर टू क्रॉस द डोमेस्टिक बाउंड्री एंड स्प्रेड फार एंड वाइड। तो बेटे इससे जो शेयर होल्डर है वो डोमेस्टिक बाउंड्री को क्रॉस करके विदेशी मार्केट तक पहुंच जाते हैं शेयर खरीद के, शेयर परचेस करके, ठीक है। दिस एंड द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी, इससे कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं बेटे, कंपनी विदेशों से अपना रुपया इजीली अरेंज कर सकती है, ठीक है। एंड इट कम्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल बेसिस, और वो कंपनी बेटे ग्लोबल लेवल पर पहचान बना लेती है, वैश्विक स्तर पर वो पहचान बना लेती है। उस कंपनी का जो क्वालिटी होती है बेटे वो वैश्विक ग्लोबल स्तर की हो जाती है, उसे सब पहचानने लग जाते हैं, सब देशों में वो विख्यात हो जाती है, गुडविल उसकी इंक्रीज हो जाती है बेटे। तो स्कैटर शेयर होल्डर के जरिए भी आप अपने शेयर को अलग अलग देशों में इशू कर सकते हो, जिससे आपको बेटे फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाते हैं और ग्लोबल लेवल की आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है। थैंक यू।